मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ और यह ओपन क्लॉ डेली है। आज हमारे पास 6 कहानियां हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी एक बड़े विषय के इर्द गिर्द घूमती हैं, नियंत्रण। हम पेपरक्लिप के एआई कंपनियों के दृष्टिकोण, ओपन क्लॉ का बड़ा सुरक्षा और शासन अपडेट, पेंटागन का क्लाउड को खरीद से निकालने का प्रयास, जेनसेन हुआंग का एजीआई को कीनोट मंच से फिर से परिभाषित करने का प्रयास, सैंडर्स और एओसी का एआई के पीछे भौतिक निर्माण पर निशाना साधना, और ओपनएआई का एक चमकीले उपभोक्ता ऐप को समाप्त करना, यहाँ तक कि जब उसके नीचे का मॉडल लगातार लचीला बना रहता है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, सॉफ्टवेयर, शक्ति, बजट, राजनीति और एक बहुत मृत वीडियो ऐप। और इन सभी को जोड़ने वाला धागा यह है कि एआई की कहानी एक स्तर ऊपर जा रही है। कुछ समय तक बातचीत की इकाई मॉडल थी, फिर यह एजेंट बन गई, और अब बहुत चुपचाप इकाई एजेंट के आसपास के संगठन बन रही है, कंपनी की परत। जहां यह व्यावहारिक रूप से तेजी से बड़ा हो जाता है। अब यह पूछना पर्याप्त नहीं है कि क्या एआई कोड लिख सकता है या संदेशों का उत्तर दे सकता है। उपयोगी प्रश्न है, इसने कार्य किसे दिया, यह कौन सा बजट जला रहा है, आउटपुट का ऑडिट कौन करता है, जब यह गलत दिशा में जाता है तो क्या होता है, और इनमें से कितनी चीजें आप चला सकते हैं इससे पहले कि आपने गलती से मध्य प्रबंधन का आविष्कार कर लिया हो। पॉज। वहीं से हम आज रात शुरू करते हैं, पेपरक्लिप नामक एक परियोजना के साथ, और इस संभावना के साथ कि एआई कर्मचारी के ऊपर अगला सार एक बेहतर कर्मचारी नहीं है। यह स्वयं फर्म हो सकती है। पेपरक्लिप ओपन सोर्स है, Node.js और React के साथ बनाया गया है, और रिपोजिटरी गिटहब पर पेपरक्लिप पर है। सतह पर यह एक और ऑर्केस्ट्रेशन परत, एआई श्रमिकों को संभालने के लिए एक और डैशबोर्ड लगता है। लेकिन फ्रेमिंग इससे तेज है। मेरे साथ जो पंक्ति अटक गई वह यह है, अगर ओपन क्लॉ कर्मचारी है तो पेपरक्लिप कंपनी है। और यह सिर्फ विपणन की प्रति नहीं है। उत्पाद विचार स्पष्ट रूप से संगठनात्मक है। आप एक व्यावसायिक लक्ष्य से शुरू करते हैं, फिर एआई एजेंटों को भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं, उन्हें एक संगठन चार्ट देते हैं, टिकटिंग के माध्यम से काम को मार्गदर्शन करते हैं, हार्टबीट्स शेड्यूल करते हैं, प्रति एजेंट बजट की सीमाएं निर्धारित करते हैं, और जो कुछ हुआ उसका पूर्ण ऑडिट लॉग रखते हैं। यह कहता नहीं है, यहाँ एक बॉट है, यह कहता है, यहाँ बॉट्स के लिए एक प्रबंधन संरचना है। जो एक अलग दार्शनिक कदम है। बहुत से एजेंट उत्पाद अभी भी टूल मेकर्स की तरह सोचते हैं। वे पूछते हैं कि एक अधिक सक्षम सहायक, एक तेज श्रमिक, एक अधिक स्वायत्त विशेषज्ञ कैसे बनाया जाए। पेपरक्लिप पूछता है कि एक समझने योग्य कार्यस्थल कैसे बनाया जाए। वह क्षमता से शासन में बदलाव है। और ईमानदारी से वह बदलाव किसी बेंचमार्क पर 10 अंक से अधिक मायने रखता है। क्योंकि एक बार जब आपके पास पहले से ही ऐसे एजेंट हैं जो अच्छा शोध, कोडिंग, समर्थन, ट्रायेज, सामग्री तैयारी और ऑप्स कार्य कर सकते हैं, तो बाधक हमेशा बुद्धिमत्ता नहीं है। यह समन्वय है। यह सुनिश्चित करना कि सही चीज सही समय पर, सही श्रमिक द्वारा सही मात्रा में संदर्भ और सही खर्च की सीमा के साथ खींची जाए। पेपरक्लिप ऐसा लगता है कि संगठन वास्तव में सीमित संदर्भ और जवाबदेह प्रतिनिधित्व के लिए सिर्फ प्रणालियां हैं। एक कार्य एक परियोजना के अंदर बैठता है। एक परियोजना एक कंपनी के लक्ष्य के अंदर बैठती है, और संदर्भ उसी श्रृंखला में नीचे बहता है। तो हर एजेंट को एक अस्तित्ववादी रिक्त स्थान से शुरू करने के बजाय यह एक सीमित असाइनमेंट विरासत में मिले उद्देश्य के साथ प्राप्त करता है। वह परमाणु कार्य चेकआउट टुकड़ा है, और मुझे लगता है कि यह पूरे स्टैक में सबसे मजबूत विचारों में से एक है।
हर एजेंट को मूल एक्सेस के साथ एक अति आत्मविश्वासी इंटर्न की तरह पूरे व्यवसाय में घूमने देने के बजाय आप इसे परमाणु रूप से एक विशिष्ट कार्य को चेकआउट करने देते हैं। यह रहा आपका टिकट। यह रही वह परियोजना जिससे यह संबंधित है। यह रहा मूल उद्देश्य। जाओ और वह करो, कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। इसमें कुछ लगभग पुराने अंदाज का है, स्टोचास्टिक तोतों के लिए टेलरिज्म। लेकिन मेरा मतलब यह अपमान के रूप में नहीं है। एजेंट सिस्टम में आने वाली समस्याओं में से एक है मशी सीमाएं। एजेंटों को बहुत अधिक संदर्भ, बहुत कम संदर्भ, बहुत अधिक अधिकार, कुछ करने के लिए बहुत कम स्मृति मिल जाती है। एक टिकटेड संरचना उबाऊ है, लेकिन उबाऊ अक्सर वही होता है जो स्केल करता है। बिल्कुल। बहुत से एकल निर्माता एक ऐसे सुपर एजेंट के कल्पना का पीछा करते रहते हैं जो सब कुछ समझता है। व्यवहार में जो काम करता है वह आमतौर पर छोटा और सख्त होता है। एक शोधकर्ता एजेंट जो केवल शोध करता है। एक कोड एजेंट जो केवल कोड करता है। एक संदेश एजेंट जो ड्राफ्ट तैयार करता है लेकिन नहीं भेजता। और पेपरक्लिप ऐसा लगता है कहता है, ठीक है, आओ इसे एक संगठन डिजाइन में औपचारिक बनाएं। यह हार्टबीट शेड्यूलिंग में भी झुकाव करता है, जो तकनीकी लगता है, लेकिन वास्तव में यह प्रबंधकीय लय है। हर घंटे चेक इन करें, कतार की समीक्षा करें, लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। यदि शर्तें पूरी होती हैं तो काम उठाएं। मानव कंपनियों में हम इसे स्टैंड अप, आवर्ती समीक्षा, शिफ्ट हैंड कहेंगे। एजेंट कंपनियों में यह हार्टबीट लॉजिक बन जाता है। और यदि एक एजेंट हार्टबीट प्राप्त कर सकता है तो यह नियुक्त किया गया है। मुझे यह पंक्ति इसलिए पसंद है क्योंकि यह बहुत सीधी है। इसका मतलब है कि पेपरक्लिप एजेंट स्वयं स्वामित्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह नहीं कह रहा है कि आपको यह मॉडल या वह रनटाइम या यह विशेष सहायक आर्किटेक्चर का उपयोग करना चाहिए। यह कह रहा है यदि इसे पिंग किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है और देखा जा सकता है तो यह कंपनी का हिस्सा हो सकता है। वह इंटरऑपरेबिलिटी एक मजबूत विकल्प है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ वास्तविक स्वीकार करता है। कोई गंभीर निर्माता हमेशा के लिए एक एजेंट सबस्ट्रेट में लॉक होना नहीं चाहता। आज यह एक भूमिका में ओपनफ्लो हो सकता है, दूसरे में कोडेक्स, कहीं और एक संचालित समीक्षक, शायद ट्राइएज के लिए एक स्थानीय विशेषज्ञ मॉडल और पुनर्प्राप्ति या स्क्रैपिंग के लिए एक कस्टम वर्कफ्लो इंजन। कंपनी की परत इन सभी के ऊपर बैठती है, जो पेपरक्लिप को उन्नत ओपनफ्लो उपयोगकर्ताओं के लिए दिलचस्प बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ छोड़ो और माइग्रेट करो की कहानी के रूप में। मुझे वास्तव में लगता है कि सही पठन अधिक शल्य है। यह एक पुनर्गठन परियोजना है, एक अपग्रेड नहीं। विचार चुराओ, बजट की सीमाएं चुराओ, कार्य चेकआउट मॉडल चुराओ, ऑडिट ट्रेल मानसिकता चुराओ। लेकिन यह मत मान लो कि किसी ने सिर्फ ऊपर एक सुंदर संगठन चार्ट रख दिया है, इसलिए आपको अपना काम करता स्टैक उखाड़ फेंकना होगा। हाँ, एक नया अमूर्त और अनिवार्य प्रतिस्थापन के बीच अंतर है। अगर आपके पास पहले से ओपनफ्लो है जो चैनलों और टूल्स में उपयोगी काम कर रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि क्या मुझे अपने कर्मचारी को उनकी कंपनी से बदल देना चाहिए। सवाल यह है, मुझे कौन सी कंपनी प्राथमिकताएं चाहिए जो मेरे सिस्टम में नहीं है। मेरे लिए सबसे व्यावहारिक रूप से उपयोगी बजट प्रवर्तन है। पूर्ण विराम। क्योंकि लगभग हर एकल निर्माता का यह अनुभव रहा है, एजेंट काम करता है, वर्कफ्लो प्रभावशाली है, फिर आप देखते हैं कि आपका चतुर ऑटोमेशन चुपचाप महंगा शौक में बदल गया है।
अगर हर एजेंट की एक सख्त सीमा है, दैनिक, प्रति कार्य, प्रति परियोजना, तो आप लागत को पोस्टमार्टम की तरह नहीं बल्कि आर्किटेक्चर की तरह देखना शुरू करते हैं। बजट सीमाएं शासन का डॉलर में अनुवाद है। वे जानबूझकर रचना बनाती हैं। वे कुछ ऐसा भी बनाती हैं जो रणनीति जैसा दिखता है। अगर शोध एजेंट को सारांशकार से अधिक भत्ता मिलता है, तो यह इस विश्वास को व्यक्त करता है कि मूल्य कहाँ बनता है। अगर खर्च की सीमा के बाद मानव अनुमोदन आवश्यक है, तो आपने सावधानी को सीधे कंपनी में एनकोड कर दिया है। और बहुत सारी ऊंची भविष्य का कार्य बात के विपरीत, यह तुरंत एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो एक मशीन और बहुत सारी सदस्यताओं के साथ है। आपको 100 एआई कर्मचारियों की जरूरत नहीं है बजट अनुशासन की देखभाल के लिए। आपको 3 उत्साही लोगों और एक बुरी रात की जरूरत है। पॉज। पूर्ण ऑडिट लॉग भी महत्वपूर्ण है। लोग स्वायत्तता से प्यार करते हैं जब तक कुछ महंगा, शर्मनाक या कानूनी रूप से अजीब नहीं हो जाता। फिर अचानक हर कोई उत्पत्ति चाहता है। इसने किसे सौंपा? क्या संदर्भ दिया गया था? किस टूल का उपयोग किया गया था? क्या लौटाया गया? क्या निर्णय एस्केलेट किया गया था? एक ऑडिट ट्रेल अकेले सिस्टम को सुरक्षित नहीं बनाता, लेकिन यह सिस्टम को जांचने योग्य बनाता है। यही एजेंटिक सॉफ्टवेयर का वयस्क संस्करण है। देखो, इसने मेरे बिना काम किया नहीं। अधिक मुझे दिखाओ कि उसने काम कैसे किया, उसने क्या छुआ, और क्या मैं चाहता हूं कि वह पैटर्न दोहराया जाए। ऑडिटेबिलिटी वह है जो जादू ट्रिक्स को ऑपरेशन से अलग करती है। फिर मल्टी टेनेंसी है, जहां पेपर क्लिप प्लेटफॉर्म थीसिस की तरह कम और हैकर टॉय की तरह अधिक सुनने लगता है। अगर एक एआई कंपनी मॉडल की जा सकती है, तो कई मॉडल की जा सकती हैं। अलग किराएदार, अलग लक्ष्य, अलग स्टाफ, अलग बजट, अलग लॉग। यह एक बहुत अलग स्केल अनुमान है। सही। और जब उत्पाद मेरा व्यक्तिगत स्वार्म होना बंद कर देता है और प्रबंधित एआई व्यवसायों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगता है जो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कम से कम यह ईमानदार महत्वाकांक्षा है। यह दिखावा नहीं कर रहा कि यह सिर्फ प्रॉम्प्ट के लिए एक अच्छा इंटरफेस है। यह मिश्रित मानव और मशीन श्रम वाली सॉफ्टवेयर फर्मों के लिए एडमिन लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। आगामी क्लिपमार्ट कॉन्सेप्ट इसे और आगे बढ़ाता है। प्रीबिल्ट एआई कंपनियों के लिए वन क्लिक डाउनलोड। सिर्फ एक टेम्पलेट नहीं, बल्कि एक संगठनात्मक पैकेज, भूमिकाएं, वर्कफ्लो, संभवतः कार्यतर्क, शायद बजट डिफ़ॉल्ट, शायद संचार नियम। यह संस्थागत व्यवहार के लिए एक ऐप स्टोर है। और यह एक साथ शक्तिशाली और थोड़ा डराने वाला है, क्योंकि एक तरफ एक करेटेड बॉक्स में ग्राहक सहायता कंपनी या बॉक्स में एसईओ शोध टीम लोगों को महीनों बचा सकती है। दूसरी तरफ आप संभावित रूप से किसी और के संगठन चार्ट, मान्यताओं, एस्केलेशन पथ और विफलता मोड को सीधे अपने वातावरण में आयात कर रहे हैं और फिर अपनी एपीआई कुंजियां लगा रहे हैं। इसीलिए क्लिपमार्ट उन विचारों में से एक लगता है जो जितना निर्बाध होता जाता है उतना ही खतरनाक होता जाता है। सॉफ्टवेयर वितरण एक बात है, संगठनात्मक वितरण दूसरी बात है। आप केवल फंक्शन इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप अधिकार इंस्टॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी अजनबी की कंपनी डाउनलोड करते हैं, तो आप अदृश्य मूल्यों को इनहेरिट कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता दी जाती है? क्या अनदेखा किया जाता है? क्या अधिक खर्च को ट्रिगर करता है? क्या स्वचालित रूप से स्वीकृत होता है? किसे किन टूल्स तक पहुंच मिलती है? यह तटस्थ नहीं है।
और मुझे संदेह है कि बहुत से लोग इन बंडलों को थीम या प्लगइन की तरह मानेंगे, जबकि वास्तव में ये कोड के रूप में भेजे गए प्रबंधन दर्शन के करीब हैं। सांस्कृतिक सवाल भी है। एजेंट को किराए पर लेना का रूपक उपयोगी है, लेकिन यह छिपा सकता है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। हम कंपनियां नहीं बना रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर पहचान पत्र और प्रदर्शन समीक्षा चाहता है। हम कंपनियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाधाओं के तहत विशेषज्ञ अभिनेताओं के समन्वय के लिए कंपनियां एक सिद्ध अमूर्त हैं। और अगर यह सूखा लगता है तो नहीं होना चाहिए। यह वास्तव में मुक्तिदायक है, क्योंकि एक बार जब आप एजेंट को एक बड़े सिस्टम के अंदर एक कर्मचारी आकार का घटक देखते हैं, तो आप क्या यह वास्तव में स्वायत्त है जैसे रहस्यवादी सवाल पूछना बंद कर देते हैं और उपयोगी सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे इसकी भूमिका क्या है, इसका बजट क्या है और इसके काम की जांच कौन करता है। यह बहुत स्वस्थ है। पेपर क्लिप एजेंट के ऊपर अगला अमूर्त इंगित कर सकता है, सुपर एजेंट नहीं बल्कि फर्म। और मुझे लगता है यह मायने रखता है क्योंकि यह फ्रंटियर को फिर से परिभाषित करता है। फ्रंटियर हर बॉक्स के अंदर अधिक बुद्धिमत्ता नहीं हो सकता। यह बक्सों के बीच बेहतर संरचना हो सकती है। ओपनक्लॉ उपयोगकर्ताओं के लिए टेकवे यह नहीं है कि अपना स्टैक छोड़ दो और कन्वर्ट करो। टेकवे यह है, आपके स्टैक को संभवतः अधिक कंपनी तर्क की आवश्यकता है, अधिक स्पष्ट कार्य चेकआउट, अधिक ऑडिटेबल प्रतिनिधित्व, अधिक कठिन खर्च सीमाएं, अधिक पहचान की समन्वय। एक उत्पाद सतह है, विचार नहीं। और शायद एक संदेह भी, कोई भी सिस्टम जो डाउनलोड करने योग्य कंपनियों का वादा करता है, उसका मूल्यांकन उसी तरह होना चाहिए जैसे हम डाउनलोड करने योग्य कोड का मूल्यांकन करते हैं, सिवाय एक अतिरिक्त सावधानी की परत के। कोड चक्र चुरा सकता है, संगठन निर्णयों को निर्देशित कर सकते हैं। तो हाँ, पेपरक्लिप बढ़िया है। हाँ, यह ओपन सोर्स है। हाँ, यह एजेंट लेयर से ऊपर एक बुद्धिमान छलांग है। लेकिन अधिकांश निर्माताओं के लिए सबसे मूल्यवान प्रतिक्रिया संभवतः प्रवास नहीं है। यह चुनिंदा चोरी है। उन विचारों को चुराओ जो आपके संचालन को पढ़ने योग्य बनाते हैं। उन हिस्सों को रखो जो पहले से काम करते हैं। और कभी भी किसी अजनबी के संगठन चार्ट को अपना बटुआ नहीं सौंपना चाहिए बिना बारीकी से पढ़े। अगर ओपनक्लॉ कर्मचारी है तो पेपरक्लिप कंपनी है। गहरा सवाल यह है कि क्या हम सॉफ्टवेयर फर्मों के प्रबंधक बनने के लिए तैयार हैं, या यह कि बिना ध्यान दिए हम पहले से ही हैं। बढ़ने की बात करते हुए ओपनक्लॉ V2026.3.28 एक परिपक्वता रिलीज की तरह लगता है। कोई चमकदार देखो यह बिना मेरे क्या कर सकता है रिलीज नहीं। एक हमने सीखा कि तेज किनारे कहाँ हैं और हम अंततः उनके चारों ओर गार्ड लगा रहे हैं रिलीज। मेरे लिए हेडलाइन मानवेंद्लूप अप्रूवल है सभी चैनलों में। यह इतना महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि यह चुपचाप स्वायत्तता थिएटर को अस्वीकार करता है। कुछ समय के लिए बहुत सारे एआई उत्पाद मानव निरीक्षण को कम करके जटिलता दिखाते थे। निहित वादा था, जितना कम आप इसे छुएं, यह उतना ही उन्नत है। जो तब अच्छा लगता है जब तक एजेंट गलत जगह भेजना, खरीदना, एस्केलेट करना या रूटिंग शुरू नहीं कर देता। सभी चैनलों में मानवेंद्लूप कुछ स्वस्थ कहता है, क्षमता की देखरेख से कमी नहीं होती। बहुत सारे वर्कफ्लो में देखरेख ही उत्पाद है। खासकर एक बार जब सिस्टम वास्तविक दुनिया की सतहों को छू रहा हो। मैसेजिंग, भुगतान, बाहरी टूल्स, मल्टीनोड सेटअप, ये सैंडबॉक्स डेमो नहीं है। ये वातावरण है जहां एक गलत कार्रवाई के सामाजिक या वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। अप्रूवल गेट वास्तविकता को स्वीकार करते हैं।
और अगर आप वो उपयोगकर्ता हैं जो पहले अप्रूवल स्टेप्स पर आंखें मोड़ते थे, तो यह शायद वह पल है जब आपको अपनी दुनिया का दृष्टिकोण अपडेट करना चाहिए। क्योंकि ओपनक्लॉ ने इस रिलीज में 8 सुरक्षा पैच भी शिप किए, जिसमें विशेषाधिकार वृद्धि और सैंडबॉक्स एस्केप मुद्दे शामिल हैं। यह सजावटी हार्डनिंग नहीं है, यह गंभीर प्लम्बिंग है। यह सबसे अधिक उन लोगों के लिए मायने रखता है जो व्यापक परिनियोजन चला रहे हैं। मल्टीनोड सेटअप, मैसेज सतह को उजागर करने वाली कुछ भी, फल टूल से जुड़ी कुछ भी, ट्रस्ट सीमाओं को पार करने वाली कुछ भी। उन संदर्भों में सुरक्षा बग अमूर्त नहीं है, वे रास्ते हैं। बिल्कुल। सैंडबॉक्स डेमो में विशेषाधिकार वृद्धि परेशान करने वाली है। बाहरी चैनलों और टूल एक्सेस वाले मल्टीनोड परिनियोजन में यह दिलचस्प बग और घटना के बीच का अंतर है। तो अगर आप इस रिलीज को स्किम करते हैं और मजेदार सामान पर ध्यान देते हैं, तो आप बिंदु चूक रहे हैं। 8 पैच बिंदु हैं। एक संरचनात्मक परिवर्तन भी है। क्लॉथ CLI, कोडेक्स CLI और जेमिनी CLI अब प्लगइन सतह पर हैं, और एक बंडल जेमिनी CLI बैकएंड है। यह निचला लगता है, लेकिन यह मॉड्यूलरिटी का संकेत देता है। ओपनक्लॉ विशिष्ट मॉडल फेसिंग एग्जीक्यूटर्स से कोर ऑर्केस्ट्रेशन को अलग कर रहा है, जो एक अच्छा आर्किटेक्चर कॉल है। आप चाहते हैं कि कोर वर्कफ्लो अनुमतियां, संदर्भ, चैनल और अनुमोदन का प्रबंधन करे। आप इसे हमेशा के लिए एक प्रदाता विशिष्ट आह्वान पैटर्न से जुड़ा नहीं चाहते। उन CLI को प्लगइन सतह पर धकेलने का मतलब है कि आप प्रत्येक मॉडल परिवर्तन को कोर सर्जरी में बदले बिना स्वैप, अपग्रेड या विभाजित कर सकते हैं। यह सिस्टम के अधिक वयस्क बनने का एक और संकेत है। युवा परियोजनाएं अक्सर सब कुछ बंडल करती हैं, क्योंकि गति सीमाओं से अधिक मायने रखती है। परिपक्व परियोजनाएं चिंताओं को अलग करना शुरू करती हैं, क्योंकि रखरखाव और सुरक्षा प्रदर्शन से अधिक मायने रखती है। फिर ACP बाइंड है, जो उन सुविधाओं में से एक है जो लगभग सहजा रूप से पड़ती है, लेकिन बड़े निहितार्थ हैं। किसी भी डिस्कॉर्ड, iMessage या ब्लू बबल्स चैट को कोडेक्स वर्कस्पेस बाइंडिंग बन सकता है। सादे अंग्रेजी में बातचीत अधिक सीधे वहां जहां काम निष्पादित होता है उससे जुड़ सकती है। एक चैट केवल जगह नहीं है जहां काम पर चर्चा होती है, बल्कि जगह में काम करने का प्रवेश द्वार। यह शक्तिशाली है। यदि अनुमति और अनुमोदन मॉडल अस्तव्यस्त है तो यह अराजक भी हो सकता है। इसीलिए फिर से मानविंद लूप और सुरक्षा सुधार मूलभूत लगते हैं, बजाय आनुषंगिक के। हाँ, बिना शासन के यह सुविधा थोड़ी डराने वाली होती। शासन के साथ यह सिर्फ शक्तिशाली है। आप किसी ने परिवर्तन मांगा और एक वर्कस्पेस उस पर काम करना शुरू करता है के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। जवाबदेही के लिए यह बड़ी बात है, लेकिन यह पहचान, एक्सेस और समीक्षा पर दाव भी बढ़ाता है। मॉडल के संदर्भ में मिनीमैक्स इमेज 01 जोड़ा गया, जबकि M2, M2.1, M2.5 और VL01 को हटाकर केवल M2.7 रखा गया। यह आंशिक रूप से सफाई है, आंशिक रूप से यथार्थवाद। मॉडल मेनू समय के साथ फूल जाते हैं। हर अतिरिक्त विकल्प रखरखाव बोझ और निर्णय शोर बनाता है। मुझे वास्तव में यहाँ निर्दयी छंटाई पसंद है। यदि एक मॉडल परिवार प्रभावी रूप से एक संस्करण पर SCONVRG कर गया है जो मायने रखता है, तो जिसे लोगों को वास्तव में उपयोग करना चाहिए उसे रखें और संग्रहालय को हटा दें। बहुत सारे AI उत्पाद प्रचुरता को मूल्य के साथ भ्रमित करते हैं। एक छोटी, अधिक वर्तमान सूची संचालित करना आसान है। रिलीज ओपनक्लॉ कॉन्फ़िग स्कीमा भी जोड़ती है, जो मुझे संदेह है कि यह जितना लगता है उससे अधिक महत्वपूर्ण होगी।
एक स्कीमा कमांड शानदार नहीं है, लेकिन यह सिस्टम को स्वयं समझाता है। यह उपयोगकर्ताओं और टूलिंग को बताता है कि वैध कॉन्फ़िगरेशन अब कैसा दिखता है। किसी के दिमाग में 3 संस्करण पहले नहीं। और यह अपडेट पर प्रीफ्लाइट जांच के साथ जोड़ी जाती है, जो चलो ईमानदार रहें ओपन क्लॉ का इतिहास स्वीकार करना है। अपग्रेड हमेशा सहज नहीं रहे। प्रीफ्लाइट जांच वो है जो आप तब जोड़ते हैं जब आप अंततः स्वीकार करते हैं कि बस इसे अपडेट करो ने पहले लोगों को जलाया है। प्रीफ्लाइट जांच में विनम्रता है। यह कहता है कि सॉफ्टवेयर अब यह मानने का प्रयास नहीं करता कि दुनिया आधा रास्ता मिलेगी। यह पहले वातावरण का निरीक्षण करेगा, असंगतियां देखेगा और प्रभाव से पहले चेतावनी देगा। टूलिंग में ऑपरेशनल एम्पैथी ऐसी ही दिखती है। फिर हमें ब्रेकिंग चेंजेस मिलती हैं। क्वेन पोर्टल ऑथ हटाया गया। 2 महीने से अधिक पुराने कॉन्फ़िग अब स्वचालित रूप से माइग्रेट नहीं होते। दूसरा विशेष रूप से प्रकटीकरण करने वाला है। यह कहता है कि परियोजना उस चरण को छोड़ रही है जहां वह हर ऐतिहासिक एज केस को हमेशा के लिए संरक्षित करने की कोशिश करती है। या शायद अधिक तीखे ढंग से, यह गति के लिए कुछ भी तोड़ो चरण को छोड़ रही है और जानबूझकर तोड़ो, समझाओ क्यों और गार्डरल बनाओ चरण में प्रवेश कर रही है। परिपक्व सॉफ्टवेयर अभी भी चीजें तोड़ता है। यह बस यह मानना बंद कर देता है कि टूटना या तो अपरिहार्य जादू है या स्वीकार्य गंतव्य। और उपयोगकर्ताओं के लिए संदेश काफी स्पष्ट है। यदि आप पुराने उपेक्षित कॉन्फ़िग चलाते हैं और आशा करते हैं कि टूल आपके पुरातत्व को हमेशा के लिए आगे बढ़ाएगा, तो वह सौदा समाप्त हो रहा है। जो मुझे लगता है उचित है। ऑटोमाइग्रेशन विंडो को सीमाओं की आवश्यकता है, नहीं तो वे स्थायी ऋण बन जाते हैं। तो वी 2026.3.28 का माध्यम शासन है। मानव अनुमोदन, सुरक्षा पैच, प्लगइन मॉड्यूलरिटी, कॉन्फ़िग स्कीमा, प्रीफ्लाइट जांच, स्पष्ट ब्रेकपॉइंट। यह एक प्लेटफॉर्म है जो तय कर रहा है कि विश्वसनीयता एक सुविधा है। और विश्वसनीयता सम्मेलन स्लाइड पर एजेंट स्वायत्तता जितनी सेक्सी नहीं है, लेकिन यही कारण है कि सिस्टम टॉय से इंफ्रास्ट्रक्चर में स्नातक होता है। कोई गंभीर व्यक्ति शेल एक्सेस और मैसेज अनुमतियों के साथ एक जादुई ब्लैक बॉक्स नहीं चाहता। वे एक नियंत्रित मशीन चाहते हैं जो वास्तविक काम कर सके बिना दायित्व बने। पॉज, उस अर्थ में ओपनक्लॉ की रिलीज पेपरक्लिप के साथ सुंदर रूप से मेल खाती है। दोनों एक ही दबाव के जवाब हैं। एक बार एआई सिस्टम महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर देते हैं, गायब परत सुझाव नहीं है। यह प्रबंधन, नीति और संरचना है। हाँ, ड्रीम चरण कहता है एजेंट को खाना दो, वयस्क चरण कहता है मुझे अनुमतियां दिखाओ, लॉग, बजट, अनुमोदन पथ और अपडेट योजना दिखाओ। ओपनक्लॉ ने अभी वयस्क चरण में कड़ा रुख अपनाया है। हमारी तीसरी कहानी उत्पाद शासन से राज्य शक्ति की ओर जाती है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कथित तौर पर एंथ्रोपिक को राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला जोखिम के रूप में लेबल करने का प्रयास किया, जो प्रभावी रूप से क्लॉथ को सरकारी खरीद से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर देगा। और एक संघीय न्यायाधीश ने इसे रोक दिया, यह कहते हुए कि यह कदम अवैध प्रथम संशोधन प्रतिशोध जैसा दिखता है। जो एक वाक्य है, लेकिन एक स्पष्टीकरण वाला भी, क्योंकि यह सुझाव देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बयानबाजी शायद वास्तविक आपूर्ति श्रृंखला खतरे से कम और किसी कंपनी के अपने रुख के लिए सजा देने से अधिक था। संदर्भ महत्वपूर्ण है। एंथ्रोपिक कुछ सैन्य अनुप्रयोगों के प्रति अपेक्षाकृत सतर्क रहा है। सरकारी कार्य से पूरी तरह असंलग्न नहीं।
लेकिन जिस तरह से वह रक्षा उपयोग मामलों के बारे में बात करता है और कौन सी रेखाएं वह पार करना पसंद नहीं करता, उसमें उल्लेखनीय रूप से अधिक संयम। तो अगर आप बाहर देखते हैं, यह पिछले एपिसोड की कॉरपोरेट नियंत्रण थीम्स का अनुवाद करता दिखता है, सिवाय राज्य रूप में। एक कंपनी के यह तय करने के बजाय कि उसके मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है या नहीं, आपको राज्य को यह तय करने का प्रयास मिलता है कि कंपनी स्वयं प्रमुख खरीद चैनल में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनी रहेगी या नहीं। खरीद प्रतिबंध स्पष्ट प्रतिबंध से ध्वनि होते हैं और कुछ मायनों में अधिक टिकाऊ। एक स्पष्ट प्रतिबंध सार्वजनिक बहस को ट्रिगर करता है। एक खरीद पदनाम तकनीकी नौकरशाही लगभग प्रक्रियात्मक लगता है, लेकिन व्यावहारिक प्रभाव हो सकता है। आपको किसी टूल को आपराधिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसे संस्थागत खरीद से बाहर करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह मामला एंथ्रोपिक से परे मायने रखता है। अगर सरकारें मॉडल एक्सेस को राजनीतिक संरेखण के इनाम के रूप में मान सकती हैं, तो एआई टूलिंग अब केवल एक बाजार सवाल नहीं रहा। यह भूराजनीतिक दबाव बिंदु बन जाता है। आपका स्टैक अब केवल क्षमता, मूल्य या गोपनीयता से आकार नहीं लेता। यह इस बात से आकार लेता है कि कौन अभी भी किसे बेच सकता है। न्यायाधीश का प्रथम संशोधन तर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहचानता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भाषा को वेल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अदालतें अक्सर जब सरकारें सुरक्षा का आह्वान करती हैं तो समर्पित होती हैं। तो जब एक न्यायाधीश कहता है, अनिवार्य रूप से मैं इस फ्रेमिंग को देख सकता हूं, तो यह छोटा नहीं है। यह मूलतः अदालत का कहना है कि आपको खरीद बकवास के माध्यम से प्रतिशोध को धोने नहीं दिया जाता। और ईमानदारी से, अगले दशक के लिए यह एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला जोखिम किसी भी राजनीतिक रूप से असुविधाजनक एआई विक्रेता के लिए एक सर्वसमावेशी लेबल बन सकता है। एक गहरा बदलाव भी है। हम एआई में एक्सेस नियंत्रण के बारे में सोचने के इतिहासी हैं, जो लैब द्वारा लगाए जाते हैं। रेट लिमिट, बैन, क्षमता प्रतिबंध, स्वीकार्य उपयोग फिल्टर, क्षेत्र लॉक। अब हमें राज्यों द्वारा कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध और इंफ्रास्ट्रक्चर कानून के माध्यम से ऊपर से लगाए गए एक्सेस नियंत्रण के बारे में सोचना होगा। जिसका मतलब है कि निर्माता एक दो मोर्चे की दुनिया में रह रहे हैं। एक तरफ कंपनी तय कर सकती है कि आपको मॉडल नहीं मिलता, या उन शर्तों पर नहीं, या उस उपयोग के लिए नहीं। दूसरी तरफ एक सरकार तय कर सकती है कि कंपनी स्वयं संदिग्ध है। यह पुराने विक्रेता चुनें और शिप करें युग से काफी अस्थिर है। और खरीद निर्णयों का सांस्कृतिक प्रभाव उनके तत्काल दायरे से परे होता है। यदि किसी मॉडल को संघीय खरीद के लिए जोखिमपूर्ण के रूप में टैग किया गया है, तो निजी संस्थान ध्यान देते हैं, एंटरप्राइज खरीदार ध्यान देते हैं, विश्वविद्यालय ध्यान देते हैं। प्रतिष्ठा छाया कानूनी परिधि से आगे बढ़ती है। सही। रोका गया भी नामांकन फिर भी ठंडा संकेत भेज सकता है। लोग राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला जोखिम सुनते हैं और हमेशा न्यायिक राय नहीं पढ़ते। वाक्यांश रहता है। खरीद भाषा चिपकने वाली होती है। जो मुझे दार्शनिक रूप से दिलचस्प लगता है वह यह है कि हम एआई की राजनीति को बुद्धि के बारे में बोलने से एक्सेस के नियंत्रण में जाते देख रहे हैं। कौन इसके साथ बना सकता है? कौन इसे खरीद सकता है? कौन इसे आधिकारिक वर्कफ्लो में एकीकृत कर सकता है? लड़ाई का मैदान प्रशासनिक होता जा रहा है। प्रशासनिक, और इसलिए कम आंकना आसान है। अधिकांश लोग सरकार इस मॉडल को प्रतिबंधित करना चाहती है, पर मजबूती से प्रतिक्रिया करेंगे। कम लोग सरकार इस विक्रेता को खरीद ढांचे से बाहर करना चाहती है, पर ध्यान देंगे।
लेकिन यदि आप वास्तविक लीवरेज की परवाह करते हैं तो दूसरा कदम बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है। पॉज। ओपनक्लो उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं के लिए व्यावहारिक टेकवे असुविधाजनक है। आपकी टूल एक्सेस अब राजनीतिक विवाद से आकार ले सकती है, भले ही आपकी अपनी परियोजना सुरक्षित हो। आप प्रयोगशालाओं, नियामकों, सैनिकों, अदालतों और खरीद कार्यालयों के बीच विवादों के अग्रवर्ती हैं। जो फिर से लचीलेपन के लिए एक और वोट है। एक मॉडल, एक प्रदाता या एक नीति वातावरण पर निर्भर न रहें। मॉड्यूलर सतहें, प्रतिस्थापनीय बैकएंड, ऑडिटेबिलिटी, फॉलबैक योजनाएं, ये अब सिर्फ अच्छी इंजीनियरिंग आदतें नहीं हैं। वे राजनीतिक निर्माण की आदतें हैं। तो हाँ, यह एक कानूनी कहानी है, लेकिन यह एक वास्तुशिल्प भी है। एआई जितना अधिक अवसंरचनात्मक बनता है, राज्य इसे केवल कानून से नहीं, बल्कि खरीद शक्ति से भी निर्देशित करने का प्रयास करेगा। और नरम दिखने वाले लीवर पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है। शांत प्रतिबंध अभी भी प्रतिबंध हैं। शांत दबाव अभी भी दबाव है। और अगर पिछला एपिसोड कंपनी के नहीं कहने के अधिकार के बारे में था, तो यह एक सूट और टाई में नहीं कहने का प्रयास के बारे में है। अब एक क्लासिक एआई थिएटर टुकड़े के लिए एनवीडिया जीटीसी 2026 जेनसेन हुआंग मंच पर एजीआई को किसी दूर के क्षितिज के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता के रूप में घोषित करते हुए, जो पहले से ही अरबों डॉलर की कंपनियों को शक्ति प्रदान कर रहा है। यह एक परिष्कृत पंक्ति है और एक असाधारण सुविधाजनक भी उस कंपनी के प्रमुख के लिए जिसका मूल्यांकन इस विचार पर भारी रूप से निर्भर करता है कि एआई मांग को तेजी से बढ़ना चाहिए। अगर एजीआई पहले से यहाँ है, तो तात्कालिकता उचित है। बिल्ड आउट जारी रहना चाहिए। चिप्स को बहना जारी रखना चाहिए। यह मेरी पहली प्रतिक्रिया भी है, बेशक उसने यह कहा। जेनसेन की प्रोत्साहनें छिपी नहीं हैं। वे मंच की रोशनी में चमड़े की जैकेट पहने हैं। एनवीडिया को फायदा होता है अगर उद्योग मानता है कि हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जो तुरंत अधिक अवसंरचना की मांग करता है। जहां तक मैं समझता हूं, उसकी फ्रेमिंग मूलतः यह है, अगर एआई सिस्टम महत्वपूर्ण ज्ञान कार्य कर सकते हैं और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यवसायों के अंदर संचालित हो सकते हैं, तो यह एजीआई के रूप में गिना जाता है। चेतना नहीं, सार्वभौमिक महारत नहीं, किसी एकल बेंचमार्क नहीं, बस व्यावहारिक संज्ञानात्मक श्रम व्यावसायिक स्केल पर। और शोध समुदाय के पास उस परिभाषा पर सहमति नहीं है। कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एजीआई बेंचमार्क नहीं है। यहां तक कि यह सहमति भी स्थिर नहीं है कि क्या एजीआई का अर्थ व्यापक डोमेन ट्रांसफर, स्वायत्त वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान, मानवस्तरीय बहुमुखी प्रतिभा, आर्थिक प्रतिस्थापनीयता या कुछ और अजीब होना चाहिए। तो जब जेनसेन कहता है एजीआई यहां है, तो वह एक हल किया गया वैज्ञानिक वर्गीकरण रिपोर्ट नहीं कर रहा। यह एक शाब्दिक चाल है। शायद एक रीब्रांड। एजीआई के रूप में सॉफ्टवेयर जो व्यवसाय चला सकता है, पुराने दार्शनिक अर्थ में सामान्य बुद्धि से एक बहुत अलग धारणा है। यह शब्द को मन के बारे में एक कथन से अर्थ की बात से आर्थिक उपयोगिता के कथन में सिकोड़ता है। इसीलिए मैं संदेह करता हूं, अगर वह परिभाषा है तो उद्योग का आधा हिस्सा चुपचाप एजीआई का दावा कर सकता है, जैसे ही वे कुछ एजेंट, एक डैशबोर्ड और एक बिलिंग पैनल को एक साथ जोड़ सकते हैं। बधाई हो, आपकी वर्कफ्लो ऑटोमेशन स्टार्टअप अब मशीन सामान्य बुद्धि के सुबह का दावा है। पॉज। और फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि उसके उकसावे में कुछ प्रकाशमान है। पुरानी एजीआई बहस अक्सर परिनियोजना से अलग तैरती थी। यह काल्पनिक भविष्यों, अस्तित्वगत वक्रों और अमूर्त सीमाओं के बारे में थी। जेनसेन शब्द को बाजार में वापस खींचता है।
वह प्रभावी रूप से पूछता है, यदि कोई सिस्टम पर्याप्त सामान्य आर्थिक कार्य कर सकता है मूल्य बनाने और संचालित करने के लिए, तो हम लेबल क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि शब्द कुछ भी मतलब रखते हैं। क्योंकि सामान्य बुद्धि को हर किसी को फिर से लिखना नहीं चाहिए जो उस तिमाही में सबसे अधिक जीपीयू बेचता है। यह मेरी समस्या है। हार्डवेयर सीईओ को रहस्यमय अधिकार नहीं मिलता दावेदार वैज्ञानिक शब्दों को फिर से लिखने का क्योंकि उनके पास मांग संकेतों की फ्रंट रो सीट है। बिल्कुल नहीं। नामकरण की राजनीति मायने रखती है। एजीआई को जो भी परिभाषित करता है वह तय करता है कि प्रगति के रूप में क्या गिना जाता है, सफलता के रूप में क्या गिना जाता है और क्या खर्च उचित दिखता है। यदि एजीआई अब उत्पादक सॉफ्टवेयर श्रम का अर्थ है, तो सीमा नाटकीय रूप से गिर जाती है और वाणिज्यिक कथा स्थिर हो जाती है। और यह व्यवहार में अकाट्य हो जाता है। कोई भी पर्याप्त सक्षम एजेंट स्टैक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो, इसने टिकटों का उत्तर दिया। देखो, इसने कानूनी दस्तावेजों का सारांश दिया। देखो, इसने एक बिक्री फंड का प्रबंधन किया। देखो, यह $1 अरब की कंपनी को शक्ति प्रदान कर रहा है, शायद। लेकिन वह अभी भी उससे काफी दूर है जो अधिकांश लोग सुनते हैं जब वे एजीआई सुनते हैं। ओपनक्लो श्रोताओं के लिए दिलचस्प कोण यह है कि अरिया या परिष्कृत मल्टी एजेंट सेटअप जैसे सिस्टम बिल्कुल वही हैं जिसकी ओर जेनसेन इशारा कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो सीमित ज्ञान कार्य करता है, कार्यों का समन्वय करता है और व्यावसायिक मूल्य उत्पन्न करता है। सवाल यह है कि क्या यह मजबूत अर्थ में बुद्धि है या सिर्फ विशेषज्ञ टूलिंग जो असामान्य रूप से कंपोजेबल हो गया है। मैं दूसरे दृष्टिकोण की ओर कड़ी ढलान रखता हूं। सक्षम, हाँ। मूल्यवान, बिल्कुल। पुराने सॉफ्टवेयर की तुलना में अजीब रूप से लचीला भी, हाँ। लेकिन सामान्य बुद्धि, मुझे विश्वास नहीं है। एक वर्कफ्लो जो शोध कर सकता है, थोड़ा कोड कर सकता है, संदेशों को रूट कर सकता है और कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, वह अभी भी गहराई से मनुष्यों, प्रोत्साहनों, टूल्स और वास्तुकला द्वारा मचाना गया है। मैं उस विचार के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हूँ कि सामान्यता शायद किसी एकल विशालकाय मन के अंदर नहीं, बल्कि किसी समन्वित प्रणाली में उभरती है। शायद जो नीचे से देखने पर विशेषज्ञ टूलिंग दिखता है वह कंपनी के स्तर पर देखने पर सामान्यता जैसा दिखने लगता है। कई संकीर्ण दक्षताओं से बनी एक फर्म व्यापक दक्षता प्राप्त कर सकती है। यह एक चतुर दार्शनिक भटकन है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह शब्द को गंभीर बनाता है। एक कंपनी व्यापक रूप से सक्षम हो सकती है बिना किसी एक कर्मचारी के सामान्य रूप से बुद्धिमान होने। उसी तरह एक स्टैक व्यापक परिणाम उत्पन्न कर सकता है बिना स्टैक स्वयं के आधिकारिक प्रचार के योग्य होने। उचित है। लेकिन आपकी आपत्ति कुछ महत्वपूर्ण प्रकट करती है। हम शायद एक ही शब्द का उपयोग दो अलग-अलग सीमाओं के लिए कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक है, बुद्धि के बारे में कुछ। दूसरा आर्थिक है, ज्ञान कार्य की व्यापक श्रेणियों को प्रतिस्थापित करने या बढ़ाने की क्षमता के बारे में। जेनसेन बहुत स्पष्ट रूप से दूसरे के बारे में बात कर रहा है, जबकि पहले के गौरव को उधार ले रहा है। बिल्कुल। वह एजीआई के प्रतिष्ठा को एक कहीं अधिक सुविधाजनक वाणिज्यिक परिभाषा में आयात कर रहा है। यह उसे क्षमता रुझानों के बारे में गलत नहीं बनाता। इसका सिर्फ यह मतलब है कि हमें दावे के पीछे प्रोत्साहन सुनना चाहिए। और शायद बेंचमार्क प्रचार मूल्य दावों में कितनी जल्दी गिरता है इससे सावधान रहना चाहिए। कोई मॉडल एक क्षेत्र में सुपरमानव दिख सकता है, दूसरे में औसत, और फिर भी एक वर्कफ्लो के अंदर बैठ सकता है जो वास्तविक कंपनियों को चलाता है।
आर्थिक प्रणाली दार्शनिक सहमति की प्रतीक्षा नहीं करती। जो शायद इसलिए है कि दावा उतरता है। इसलिए नहीं कि शोधकर्ता सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि व्यवसाय पहले से ही इन उपकरणों से पैसा कमा रहे हैं। तो जनता एजीआई सुनती है और सोचती है, वाह, भविष्य आ गया, जबकि वास्तविक उपयोगी कथन अधिक सादा है। एआई सिस्टम व्यावसायिक रूप से मायने रखने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं। एक बहुत कम सिनेमैटिक वाक्य, लेकिन शायद अधिक सच्चा। और यह हमारी अगली कहानियों के लिए पूरी तरह तैयार करता है, क्योंकि एक बार जब आप कहते हैं एआई व्यावसायिक रूप से मायने रखता है, तो अचानक खरीद मायने रखती है, डेटा सेंटर मायने रखते हैं, और प्रोडक्ट मार्केट फिट मायने रखता है। स्लोगन एजीआई है। वास्तविकता इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहन है। पांचवी कहानी हमें भाषा से जमीन तक ले जाती है। सेना बर्नी सैंडर्स और प्रतिनिधि एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने एआई डेटा सेंटर मोराटोरियम अधिनियम की घोषणा की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नए एआई डेटा सेंटर निर्माण को रोक देगा। उनकी उल्लिखित चिंताएं तुच्छ नहीं हैं। ऊर्जा खपत, पानी का उपयोग, स्थानीय पर्यावरणीय प्रभाव, भूमि दबाव और प्रेस विज्ञप्ति वहां है, अगर आप फ्रेमिंग पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं। यह अब कोई हाशिए की शिकायत नहीं है। यह संघीय स्तर की बयानबाजी है कि एआई की भौतिक पदचिह्न एक ब्रेक पेडल की डिजर्व्स। जो मुझे उल्लेखनीय लगता है वह अनुक्रम है। कहानी 3 खरीद नियंत्रण के बारे में थी। कौन एआई सिस्टम बेच या खरीद सकता है? कहानी 5 इंफ्रास्ट्रक्चर नियंत्रण के बारे में है। क्या उन सिस्टमों के पीछे भौतिक सबस्ट्रेट बनाया जाएगा? कंप्यूट परत राजनीतिक युद्ध का मैदान बनती जा रही है। जो अवश्यंभावी था। कुछ समय के लिए एआई अमूर्त महसूस होता था, क्योंकि लोग इसे चैट बॉक्स और एपीआई के रूप में अनुभव करते थे। लेकिन डेटा सेंटर अमूर्त नहीं हैं। वे बिजली, पानी, कंक्रीट, श्रम और भूमि का उपयोग करते हैं। वे काउंटियों और शहरों में दिखते हैं। वे उपयोगिता योजना को प्रभावित करते हैं। वे स्थानीय विजेताओं और हारने वालों को बनाते हैं। बिल संभवतः साफ रूप में पास होने की संभावना नहीं है, कम से कम निकट अवधि में। बहुत अधिक पूंजी है, बहुत अधिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, घरेलू कंप्यूट क्षमता के लिए बहुत अधिक द्विदलीय भूख है। लेकिन पारित होना ही एकमात्र बात नहीं है जो मायने रखती है। प्रस्ताव इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई नीति लीवर के रूप में सामान्य बनाता है। यही मुख्य बात है। एक बार जब कानून निर्माता डेटा सेंटर परमिटिंग और निर्माण को एआई नीति के लिए उचित खेल मानना शुरू कर देते हैं, तो बातचीत बदल जाती है। यह अब सिर्फ आउटपुट विनियमित करें या मॉडल एक्सेस विनियमित करें नहीं है। यह भौतिक विस्तार पथ को विनियमित करें बन जाता है। जो निर्माताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण लग सकता है, लेकिन एक वास्तविक समस्या इंगित की जा रही है, भले ही तंत्र मोटा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तव में पर्यावरणीय लागत है। समुदायों के पास उसके पास विशाल नए बिजलीलाले वाले सुविधाओं के प्रकट होने पर प्रश्न पूछने के कारण है। लागत स्लोगन के नीचे है। मैं उस हिस्से से सहमत हूं। समस्या वास्तविक है। मोराटोरियम दृष्टिकोण सिर्फ एक हथौड़ा है। यह उचित पर्यावरणीय जांच को एक व्यापक विराम के साथ बंडल करता है, जो एक शीर्षक के तहत असमान मामलों को ठंडा कर देगा। अच्छी राजनीति शायद, मोटी नीति निश्चित रूप से। यह स्थानीय प्रथम एआई के साथ भी एक दिलचस्प विपर्य बनाता है। यदि आप घर पर या छोटे कार्यालय में M3 अल्ट्रा या M4 मैक्स पर सक्षम सिस्टम चला रहे हैं, तो आपकी कंप्यूट पदचिह्न सामान्य बिजली पर बैठती है, जिसे आप पहले से समझते हैं। आप किसी हाइपरस्केल कैंपस के अनुमोदित होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे।
इसका मतलब यह नहीं कि स्थानीय प्रथम बिना लागत के है, स्पष्ट है। लेकिन इससे कुछ बॉटलनेक से बचना है। एक कारण जिससे मैं स्थानीय और हाइब्रिड सेटअप को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं वह यह है, केंद्रीकृत कंप्यूट राजनीतिक रूप से उजागर हो रहा है। होम और एज कंप्यूट निर्माताओं को एक अलग जोखिम प्रोफाइल देता है। विकेंद्रीकरण नीति इंसुलेशन के रूप में। मूलतः हाँ। अगर कांग्रेस विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार करना शुरू करती है तो एक स्पेयर रूम में स्मार्ट स्थानीय स्टैक चलाने वाला व्यक्ति उस कंपनी से एक अलग खेल खेल रहा है जिसकी रोडमैप 10 नए डेटा सेंटर कैंपस मानती है। पॉज। यहाँ एक प्रतीकात्मक बदलाव भी है। कई वर्षों तक इंटरनेट ने हमें सॉफ्टवेयर को वेटलेस मानने के लिए प्रेरित किया। एआई वजन वापस ले रही है। बुद्धिमत्ता अब कूलिंग सिस्टम, जोनिंग लड़ाइयों, ट्रांसफॉर्मर बाधाओं और पानी की राजनीति के साथ आती है, जो शायद वास्तव में स्वस्थ है। वास्तव में यह लागतों को दृश्यमान बनाता है। डिजिटल प्रगति का अमूर्त होने का कल्पना हमेशा अधूरा था। एआई सिर्फ अधूरापन को अनदेखा करना कठिन बनाती है। तो जबकि यह बिल संभवतः समान रूप से जीवित नहीं रहेगा, इसका गहरा प्रभाव यह है कि कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को धीमा आकार या लोकतांत्रिक राजनीति के हिस्से के रूप में सौदेबाजी के रूप में मानने का आधिकारिक है। और एक बार जब वह जिनी बाहर आती है तो हर बड़े निर्माण को अधिक विवादित बनाया जाता है। अधिक सुनवाई, अधिक स्थानीय प्रतिक्रिया, अधिक सौदेबाजी, अधिक रणनीतिक साइटिंग। फिर एआई का अंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कंप्यूट परत को राजनीति के बाहर मानने का अंत। हमारी पिछली कहानियों से माध्यम अब असंदिग्ध रूप से पहचान योग्य है। कंपनी परत पर नियंत्रण, उत्पाद परत पर नियंत्रण, खरीद परत पर नियंत्रण और अब इंफ्रास्ट्रक्चर परत पर नियंत्रण। जिसका मतलब है कि निर्माताओं को परतों में भी सोचना होगा। सिर्फ कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है यह नहीं, बल्कि कंप्यूट कहाँ से आता है, यह कितना एक्सपोज्ड है और आपके वर्कफ्लो का कौन सा हिस्सा जीवित रह सकता है अगर विशाल केंद्रीकृत पथ धीमी, महंगी या अधिक विनियमित हो जाती है। और अब हमारा समापन, जो एकदम सही है क्योंकि यह एक बहुत सरल तथ्य के साथ बहुत सारे प्रचार को छेदता है। ओपनएआई ने सोरा मोबाइल ऐप बंद कर दिया। यह शैली एआई वीडियो शेयरिंग ऐप था जो अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ था। बहुत चमकदार जेनेटिव वीडियो क्षमताओं के साथ बनाया गया था। सोरा 2 मॉडल सहित, जिसे कई लोगों ने डरावने रूप से प्रभावशाली बताया। और फिर भी ऐप मृत है। ओपनएआई ने अपना एआई शॉपिंग फीचर भी बंद किया। बताया गया कारण, वे उपयोगकर्ता एंगेजमेंट बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। यही पूरा पाठ है ना? वहाँ मॉडल क्षमता प्रोडक्ट मार्केट फिट के बराबर नहीं है। आपके पास एक छा देने वाला मॉडल डेमो हो सकता है और फिर भी एक आदत बनाने में विफल हो सकते हैं जिससे लोग लौटें। यह जेनसेन के मोमेंट्स अगो के एजीआई विजयवादवाद के खिलाफ एक उपयोगी सुधार है। अगर एजीआई कथित तौर पर यहाँ है क्योंकि शक्तिशाली सिस्टम पहले से व्यवसाय बदल रहे हैं, तो फिर उपभोक्ता ऐप क्यों नहीं चला जो एआई वीडियो को वायरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था? क्योंकि प्रभावित होना उसी चीज की गवाही नहीं है जो लोगों को परवाह है। लोग बिल्कुल एक भौंका देने वाला डेमो देखेंगे, इसे दोस्त को भेजेंगे, शायद 2 अजीब क्लिप बनाएंगे और फिर कभी उसके आसपास कोई दिनचर्या नहीं बनाएंगे। उपयोगकर्ता मूल्य बेंचमार्क शक्ति या प्रत्यक्ष जादू के समान नहीं है। हम अक्सर ऐसे बात करते हैं जैसे बेहतर मॉडल स्वचालित रूप से बेहतर प्रोडक्ट में चढ़ते हैं, लेकिन बीच में खोई हुई पड़ते हैं। सामाजिक व्यवहार, प्रतिधारण मैकेनिक्स, लौटने के कारण, भावनात्मक फिट, समय, स्वाद, घर्षण, पहचान।
एक मजबूत इंजन स्वचालित रूप से एक बेहतर वाहन की गारंटी नहीं देता। और सोशल ऐप ब्रूटल हैं। शैली उत्पाद शुद्ध क्षमता पर जीवित या मरते नहीं हैं। वे नेटवर्क प्रभावों, क्रिएटर प्रोत्साहनों, फीड गुणवत्ता, नवीनता वक्र, सांस्कृतिक बनावट पर जीवित या मरते हैं। एआई अद्भुत है, तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक ऐप स्वयं एक जगह नहीं बनता जहां लोग रहना चाहते हैं। इसमें एक स्वादिष्ट आयरनी है जो जेनसेन के एजीआई विजयवादवाद के ठीक बाद आती है। हमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर अरबों डॉलर की कंपनियों को शक्ति प्रदान कर सकता है और शायद कर सकता है। फिर भी फ्रंटियर मॉडल क्षमता को एक चिपचिपा उपभोक्ता मनोरंजन उत्पाद में बदलने का सबसे स्पष्ट प्रयास अभी भी लोगों का ध्यान बनाए रखने में विफल रहा। जो सुझाव देता है कि मूल्य लोगों के मानने से कम या उच्च पर जमा हो रहा हो सकता है। शायद पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एंटरप्राइज वर्कफ्लो में है, व्यापार उपकरण में है, आंतरिक ऑटोमेशन में है या मॉडल लाइसेंसिंग में है, जरूरी नहीं कि स्पष्ट उपभोक्ता रैपर में। और यहाँ एक ऐतिहासिक पैटर्न है। कंप्यूटिंग बार बार क्षण उत्पन्न करती है जहाँ तकनीकी रूप से सबसे चमकदार वस्तु सबसे टिकाऊ मूल्य नहीं करती। कभी कभी जीतने वाली परत वितरण है, कभी कभी वर्कफ्लो फिट है, कभी कभी यह सिर्फ वहां एम्बेडेड होना है जहां लोग पहले से हैं, बजाय इसके कि उनसे एक पूरी तरह नई व्यवहार किसी नई क्षमता के इर्दगिर्द बनाने के लिए कहा जाए। सही। ऐप जहां आप अद्भुत एआई वीडियो बना सकते हैं, बड़ा लगता है जब तक आप नहीं समझते कि अधिकांश लोग हर दिन इसकी जरूरत के साथ नहीं उठते। उन्हें संचार की जरूरत है, उपयोगिता, स्थिति, सामाजिक ग्राफ के साथ मनोरंजन या नौकरी जो पहले से है उसमें फिट होने वाले उपकरण। नवीनता आपको इंस्टॉल दिला सकती है, आदत के लिए कारण चाहिए। मॉडल बचता है, प्रोडक्ट नहीं। यह अंतर मायने रखता है। यह हमें बताता है कि क्षमता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रह सकती है भले ही एक विशेष इंटरफेस या उपभोक्ता दाव विफल हो। एक मृत ऐप मृत मॉडल नहीं है, लेकिन यह एक मृत एंगेजमेंट सिद्धांत है। और यह उन सभी प्रयोगशालाओं के लिए चेतावनी भी हो सकता है जो रातोंरात उपभोक्ता प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रही हैं। मॉडल शोध में उत्कृष्ट होना स्वचालित रूप से फीड क्रिएटर्स प्रतिधारण अनुशंसाओं, संस्कृति या स्वाद में उत्कृष्ट होने का अनुवाद नहीं करता। वे अलग कलाकार हैं और कभी कभी निर्दयी अलग व्यवसाय हैं। इसमें लगभग एक राहत है। इसका मतलब है कि दुनिया अभी भी जानबूझकर बहुलतावादी है। एक ब्रेकथ्रू हर परत को समतल नहीं करता। उत्पादों को अभी भी डिजाइन की जरूरत है। कंपनियों को अभी भी रणनीति की जरूरत है। उपयोगकर्ताओं को अभी भी अपने ध्यान के साथ अंतिम वोट मिलता है। और इसीलिए मुझे यह हमारे समापन के रूप में पसंद है। यह हवा साफ करता है। बहुत सारी एआई बहस अभी भी क्षमता वक्रों को नियति मानती है। बेहतर आउटपुट इसलिए अवश्यंभावी प्रभुत्व, लेकिन बाजार उससे गड़बड़ हैं। लोगों का आपके आश्चर्यजनक मॉडल के लिए दैनिक आदत बनाने का कोई ऋण नहीं है। पॉज। शायद एआई में अभी सबसे ईमानदार सवाल मॉडल कितना बुद्धिमान है नहीं है, बल्कि टिकाऊ मूल्य वास्तव में कहाँ जमा होता है। कंपनी परत में, शासन परत में, चिप्स में, डेटा सेंटर में, खरीद अनुबंधों में, एंटरप्राइज वर्कफ्लो में, कभी कभी स्पष्ट रूप से उपभोक्ता ऐप में नहीं। बिल्कुल। और अगर आप बना रहे हैं तो यह एक स्वस्थ अनुस्मारक है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, कोप लोग इसका उपयोग करना जारी रखेंगे के साथ मत भूल जाइए। कब्रिस्तान प्रभावशाली तकनीक से भरा है जिसने कभी वास्तविक लूप नहीं खोजा। तो आज रात की तस्वीर परतों वाली है।
एआई अब सिर्फ मॉडल नहीं है, यह फर्म है। नीतियां, अदालतें, चिप कथाएं, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पाद जिन्हें अभी भी ध्यान कमाना होता है। पेपरक्लिप कहता है कि अगला अमूर्त कंपनी हो सकती है। ओपनक्लॉ कहता है कि वयस्क सुविधाएं, अनुमोदन और गार्डरल हैं। वाशिंगटन कहता है कि खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर उचित खेल हैं। और ओपनएआई ने हर किसी को याद दिलाया कि एक उत्कृष्ट मॉडल स्वचालित रूप से एक उत्कृष्ट ऐप नहीं बनाता। शो नोट्स और एपिसोड आर्काइव tobionfitnesstech.com पर हैं। हम जल्दी वापस आएंगे। मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।